प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए नातेदारी की भूमिका एवं महत्व लेकर आया हूँ। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नातेदारी की भूमिका एवं महत्व। विवाह एवं परिवार का निर्धारण। नातेदारी ही यह तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार का विवाह निषिद्ध है, किसे मान्यता है और किसे अधिमान्यता है। दूसरे शब्दों में अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, समलिंग सहोदरज विवाह एवं विषमलिंगी सहोदरज विवाह आदि का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं। परिवार का विस्तार नातेदारी का विस्तार ही है। परिवार के प्रकार विभिन्न नातेदारों की भूमिका में पाए जाने वाले भेदों को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, मातृसत्तात्मक परिवार में भाई की भूमिका अपनी बहन के परिवार में महत्वपूर्ण है। वही परिवार का संचालन करता है और वही सब प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है। परिवार की शक्ति एवं सत्ता उसके हाथ में होती है। पति ऐसे परिवारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है। इसके विपरीत पितृसत्तात्मक परिवारों में बहन के परिवार में भाई की भूमिका नगण्य होती है। रेडक्लिफ ब्राउन जैसे मानवशास्त्री ने नातेदारी व्यवस्था का प्रकारात्मक विवेचन किया। उनकी मानता है कि विवाह एवं नातेदारी एक दूसरे के मध्य व्यवस्था उत्पन्न करती है। अब नातेदारी का दूसरा महत्व हम जानेंगे, वंश उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। परिवार, वंश, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्धांश नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप हैं। भूतकाल के वंश संबंधियों का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति महसूस करता है कि वह इतिहास भी नहीं है, वरन उसकी भी गहरी जड़ें हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह नातेदारी के आधार पर तय होता है। नातेदारी का प्रारंभिक अध्ययन वकीलों एवं विधि शास्त्रियों द्वारा संभवतः इसलिए किया गया कि वे अधिकार, दावे, दायित्व, पितृ अधिकार, संविदा, पितृबंधुता आदि का ज्ञान कर उन्हें कानूनी जामा पहनाना चाहते थे। वे साथ ही इस प्रकार के नियमों की भी रचना करना चाहते थे कि कौन किसका उत्तराधिकारी होगा तथा क्या किसे प्राप्त होगा। यदि नातेदार के बाद किसी अन्य को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है, तब नातेदारी की व्याख्या की जाती है और नातेदारों में वरीयता के क्रम को निश्चित किया जाता है। पितृवंशीय और मातृवंशीय परिवारों में वंश उत्तराधिकार एवं वंश पदाधिकार के नियम भिन्न भिन्न होते हैं। सभी प्रकार के समाजों में नातेदारी के बंधों का उपयोग संपत्ति के स्वामी तथा उत्तराधिकारियों, पदाधिकारियों तथा उसके उत्तरवर्ती अधिकारियों आदि के मध्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। लूसी मेयर की मान्यता है कि सरल प्रविधि वाले समाजों में किसी व्यक्ति का समाज में स्थान, उसके अधिकार और कर्तव्य, संपत्ति पर उसका दावा अधिकतर दूसरे सदस्यों के साथ उसके जन्मजात संबंधों पर निर्भर होता है। ऐसे समाजों में संगठन के चाहे जो भी सिद्धांत हो, प्राथमिक समूह बंधुत्व में से जुड़े रहते हैं। अब हम अगले पर चर्चा करेंगे, आर्थिक हितों की सुरक्षा। मुर्डॉक लिखते हैं कि नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं वरन रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक व्यक्ति संकट अथवा कठिनाई में होता है अथवा जब उसे किसी आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करना होता है, संक्षेप में जब उसे परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता हो, तब वह अपने विस्तृत नातेदारी समूह को सहायता के लिए निहार सकता है। अतः समुदाय अथवा संपूर्ण जाति में अन्य सदस्यों की अपेक्षा नातेदारों का उसे सहायता देने का दायित्व सर्वाधिक है। वह भी इसी प्रकार रिश्तेदारों से पारस्परिक दायित्वों में बंधा होता है। इनमें भी रक्त संबंधी विशिष्ट महत्व रखते हैं, क्योंकि वैवाहिक नातेदारों की तुलना में रक्त संबंधियों को एक व्यक्ति अपने अधिक निकट अनुभव करता है। लूसी मेयर इस संबंध में कहती है कि विभिन्न समाजों में स्वीकृत बंधुत्व के बंधन लोगों की खेती पर तथा दूसरी जायदाद पर अधिकार, समान हितों की पूर्ति में परस्पर सहायता तथा दूसरों पर आधिपत्य प्रदान करते हैं। प्रभुत्व प्राप्त लोगों पर यह दायित्व रहता है कि आश्रितों का कल्याण करें। आश्रितों का धर्म आज्ञा पालन है। सभी लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे अवसरों पर जहां बंधुत्व की मान्यता का प्रश्न है, परस्पर सहयोग करें। इस प्रकार आर्थिक संकटों के समय नातेदार ही एक व्यक्ति को शरण देते हैं एवं उसकी सहायता करते हैं।
सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। लोभी कहते हैं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देता है, जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए हमें बाह्य व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी होती है। रिश्तेदार एक नैसर्गिक परामर्शदाता होता है। वह कठिन परिस्थितियों में एक सहायक एवं युद्ध तथा शिकार की अवस्था में एक साथी होता है। इसी प्रकार से रिश्तेदारों की औरतें मिलजुल कर कृषि कार्य करती हैं, घरेलू कार्यों में मदद करती हैं तथा एक दूसरे के बालकों का पालन पोषण करती हैं। वर्तमान औद्योगिक एवं नौकरशाही के युग में एक व्यक्ति का मूल्यांकन नातेदारी के आधार पर नहीं होकर योग्यता के आधार पर होता है। एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहे, किंतु नातेदारी दुराग्रही है और विकासशील राष्ट्रों में तो नौकरशाही का तर्क नातेदारी की निष्ठाओं से हार जाता है। एक उच्च अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारियों के चयन के समय योग्यता के स्थान पर संबंधों की निकटता को महत्व देता है। यह हमारे लिए भाई भतीजावाद है, लेकिन उसके लिए यह नैतिक कर्तव्य है। वर्तमान गतिशील समाज में नातेदारों के संबंधों का विस्तार पिता पुत्र संबंधों से आगे महत्वपूर्ण नहीं है और इनमें भी घनिष्ठता की कमी है। फिर भी वृद्ध माता पिता को अकेले रहने देने या सुरक्षा घरों में रखने की बात ग्रामीण या आदिवासियों को चौंका देने वाली होती है तथा अनैतिक भी प्रतीत होती है। आधुनिक समाज नातेदारी संबंधों को की कमी वाला समाज कहा जा सकता है, फिर भी उसमें नातेदारी के मनोभाव और दायित्व तो विद्यमान है। यदि हमारे सगे चाचा मामा बुआ आदि का पुत्र दुर्दिन का मारा हमारे पास आता है तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। विक्टोरिया परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति निष्ठावान केवल इसलिए था कि एक ही रक्त के थे। इसी आधार पर एक नातेदार की मृत्यु अथवा अपमान का बदला लेना बंधुओं का कर्तव्य माना जाता है। एंग्लो सैक्सन लोगों में भी यह नियम प्रचलित है। फिलीपीन के इफुगाओ लोगों में यह नियम पाया जाता था कि नातेदार अपने समूह के व्यक्ति की हत्या का बदला ले। वास्तव में कौन इस दायित्व को निभाएगा, यह बंधुत्व की निकटता पर आधारित होता था। मानसिक संतोष। नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांगें हमें अवैयक्तिक नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करती हैं, जिनमें नातेदारी के मनोभाव तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते। फिर भी मनुष्य नातेदारी के बंधनों में से मुक्त नहीं हो पाया। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के चित्र घर में टांगता है, एल्बम में संग्रह करता है। संभवतः इसके पीछे सैकड़ों वर्षों के नातेदारी केंद्रित अनुभवों की खुमारी है। मानवता का इतिहास इस बात का द्योतक है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदारी पर आधारित समूहों में रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारों के हाथ में था। नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को बिना सामाजिक प्रतिष्ठा वाला एवं निकृष्ट रूप से एक मृत व्यक्ति के समान ही मानता था। मनुष्य की एक प्रकृति यह है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है। रक्त संबंधी हमारे सबसे अधिक निकट व्यक्ति हैं, क्योंकि वे हमारे ही अंग के हिस्से समझे जाते हैं। नातेदारों के बीच अपने को पाकर एक व्यक्ति अपार मानवीय आनंद, प्रसन्नता और संतोष अनुभव करता है। मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार। मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांशतः अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए थे। मॉर्गन, मैक्लेनन, हेनरी मैन, लोबी, फ्रेंच बोआस, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ वाउंड, इवांस प्रिचार्ड, रिवर्स आदि प्रमुख मानवशास्त्रियों के अध्ययन एक या एकाधिक जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था, परिवार एवं विवाह आदि से संबंधित हैं। वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर सामाजिक संरचना को समझना चाहते थे। साथ ही वे समाज एवं संस्था के विकास में भी रुचि रखते थे। नातेदारी का अध्ययन इस दिशा में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। अनेक अध्ययनों में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय इकाई रही है। तो आप सभी को नातेदारी के भूमिका और उसका महत्व अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।